हमारे श्याम वीर भैया सिंह जी का है। क्या प्रत्यावर्तन परावर्तन मुख्य रूप से चैतन्य में ही समझदारी और प्रमाण के अर्थ में है या जड़ प्रकृति में भी है? तो ये जो प्रत्यावर्तन की क्रिया है स्पेशली उस पर अभी बात करते हैं। जड़ प्रकृति में हमको परावर्तन दिखाई देता है। जैसे अभी मैं बोलता हूं तो हमारी आवाज गई और दीवार से टकराई या अन्य जगहों से टकराई, वापस मेरे पास आती है। आप एक गेंद लेते हैं, गेंद को वापस दीवार पे मारते हैं तो वापस आता है। इसी तरह से आप आईना लेते हैं, अगर आप उस पे प्रकाश दिखाते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है। तो परावर्तन की क्रिया हमको जड़ प्रकृति में दिखाई देती है। जो मौलिक बात है इसमें प्रत्यावर्तन की क्रिया मुख्य बात है, जो हमको जड़ प्रकृति में नहीं दिखाई देती है। एक्चुअली प्रत्यावर्तन की क्रिया ही चैतन्यता को बताता है, जीवन की क्रिया को मूल रूप से स्टैब्लिश कर पाता है। तो अभी विज्ञान में प्रत्यावर्तन की क्रिया की ठीक से पहचान नहीं हुई है। प्रत्यावर्तन की क्रिया का क्या मतलब है? मूल्यांकन की क्रिया। तो बेसिकली जब हम परावर्तित होते हैं तो उसका जो मूल्यांकन है वो प्रत्यावर्तन है। तो परावर्तन के मूल्यांकन की क्रिया है प्रत्यावर्तन। और प्रत्यावर्तन में हम देख सकते हैं अलग अलग लेवल पे होता है, भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। तो इस तरह से प्रत्यावर्तन की क्रिया है। मतलब मन जो है वृत्ति चित्त को पहचानता है, चित्त बुद्धि को पहचानता है, बुद्धि आत्मा को पहचानता है, आत्मा व्यापक को पहचानती है। इस क्रिया को प्रत्यावर्तन कह रहे हैं। ये जड़ प्रकृति में नहीं होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ये आवाज आप तक पहुंच रही है, ये आवाज इस कमरे में भी है, कमरे में ये आवाज गई, दीवार से टकराई और वापस आई, ये सब हो सकता है। परंतु जब आप तक पहुंच रही है तो आप केवल उसको सुन नहीं रहे हैं, बल्कि उस तुरंत ही शुरू हो जाता है कि हमने क्या कहा, क्यों कहा, कौन कह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं हम। तो ये सारी बातें हम क्या कर रहे हैं, अभी सुनने शब्दों का चयन हुआ, फिर उस पर हमने सोचना शुरू कर दिया। तो एक सोचने का काम शुरू कर दिया, है ना। तो ये क्रिया क्या हुआ, अब एक स्टेप अंदर चली गई। फिर उस पर पहले से हमने कोई मान्यता बना ली है ना। तो उसके हिसाब से फिर हम उस पर और ध्यान देते हैं। फिर हमको इस शब्द का एक नया अर्थ मिलता है तो हम अलग ढंग से देखते हैं। फिर उसको कौन कह रहा है, इस पे भी बात आती है। यही बात जो मैं बोल रहा हूं, आपका हमारे से संबंध कैसा है, हमारा आपके प्रति स्वीकृति कैसी है, आपका हमारे प्रति स्वीकृति कैसी है। और जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसको हम अलग ढंग से सुनते हैं। यदि हमारी आपके प्रति स्वीकृति नहीं है और बात सही है, इसके बावजूद हम ठीक से नहीं सुन पाते हैं। यदि स्वीकृति है तो हम एक अलग अप्रोच से सुनते हैं। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं प्रत्यावर्तन की क्रिया में। तो प्रत्यावर्तन की क्रिया हो रहा है, इससे पता चलता है कि हम जो मानव है उसके अंदर जीवन नाम की कोई चीज है। अभी पूरा विज्ञान लगा हुआ है ये प्रूफ करने में कि मानव भौतिक रासायनिक रचना है। मानव का सारा इंटरेक्शन ब्रेन से संचालित है। तो ब्रेन से संचालित है, ये प्रूफ करने का बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे शोध चल रहे हैं। मुख्य रूप से क्या बात कही जा रही है कि मानव में दो चीजें हैं, जीवन है और शरीर है। शरीर भौतिक रासायनिक रचना, इसको प्रत्यावर्तन बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन श्यामवीर भैया सिंह जी का ही है। क्या अनुभव मूलक विधि से जीवन आकांक्षा से प्रमाण परावर्तन बराबर मानव आकांक्षा और अनुभवगामी विधि से मानव आकांक्षा से प्रमाण में जीवन आकांक्षा है, ऐसा समझे? एक तो ये प्रश्न मुझे ठीक से बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं उसका आशय मैं समझ रहा हूं। तो बेसिकली भैया देखो, मूल रूप से जो काम है मानव के लिए है वो मानव आकांक्षा की प्राप्ति। हम जो मानव है जीते समय हम मानव लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, जिसको हम समाधान कह रहे हैं, समृद्धि कह रहे हैं, अभय कह रहे हैं, सहस्तित्व कह रहे हैं। जो जीवन मूल्य है, जो जीवन आकांक्षा है, वो उस ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति का हमारे अंदर जो फल परिणाम आया वो सुख के रूप में आया। तो सुख के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम है समाधान को पाना। सुख उसका रिजल्ट है हमारे अंदर। ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मानवाकांक्षा पूरा होने से जीवनकांक्षा सफल होता है या पूरा होता है। मूल जो कार्यक्रम हमारा है वो मानवाकांक्षा की प्राप्ति, अभ्युदय की प्राप्ति, सर्वतोमुखी समाधान को स्टैब्लिश करना, उसको पाना, उसका प्रमाण, उसका परंपरा, इस रूप में हम देख रहे हैं। ठीक है।
एक और प्रश्न है रेखा दीदी जी का, जो जिसका दुरुपयोग करेगा उसका उससे वियोग होगा ही, इसे समझाइए। मतलब वियोग मतलब यहाँ पर वंचित हो जाएगा, जो जिसका दुरुपयोग करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हम धरती पे, हमारी बहुत धरती समृद्ध है ना, बहुत सारी चीजें हैं, हवा है, पानी है, जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ है। और मानव ने क्या किया, हवा का दुरुपयोग किया, तो हम सांस लेने की जगह पे नहीं रहेंगे। दिल्ली में तो आप देखते ही हैं कि किस तरीके से सबका दुरुपयोग हुआ है, यहाँ भी हुआ है, हर जगह हो रहा है। ऐसे ही पानी का दुरुपयोग, ऐसे ही वन का दुरुपयोग। तो जो चीज को हम दुरुपयोग कर रहे हैं उससे हम वंचित होते जा रहे हैं। अभी आज की हम स्थिति पे ये कह रहे हैं कि धरती निरंतर बनी रहेगी या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो उसको लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही है। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आप सुन ही रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्या धरती समृद्ध नहीं थी क्या? क्या यहाँ पे वन समृद्ध नहीं था क्या? हवा शुद्ध नहीं थी क्या? पानी शुद्ध नहीं थी क्या? सब था। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग करने से क्या होता है, हम उससे वंचित होते जाते हैं। तो ये बात है। तो इतने सारे क्वेश्चन है। उमेद भैया पूछते हैं, प्रत्यावर्तन केवल मूल्यांकन क्रिया है या नया समझना भी है? दोनों है भैया। मूल्यांकन क्रिया ही समझने की क्रिया बेसिकली मूल्यांकन क्रिया है ना। हम समझने जा रहे हैं, तो जब हम समझने की ओर बढ़ रहे हैं तो समझने में 4 लेयर हमने देखा। एक लेयर है भास, दूसरा आभास, समझना और स्वीकृति। मूल्यांकन और स्वीकृति दोनों आप रख सकते हैं। तो प्रत्यावर्तन में क्या हो रहा है कि जो प्रयोजन सम्मत है, जो सत्य सहज है, जो न्याय सहज है, धर्म सहज है, नियम सहज है, उसका मूल्यांकन और उसकी स्वीकृति, इसको हम बोल रहे हैं प्रत्यावर्तन क्रिया। तो जो भी व्यवस्था सहज है, व्यवस्था में से जो प्रयोजन है ना, जो सत्य है, धर्म है, न्याय है, इसका मूल्यांकन है ना, अस्तित्व सहज जो है उसका मूल्यांकन और उसकी स्वीकृति। अगर स्वीकृतियों को देखते हैं तो हम उसको 4 लेवल पे देख सकते हैं। भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। इन 4 लेवल पे प्रत्यावर्तन की क्रिया को हम समझ सकते हैं। उसको दूसरे रूप में हमने कहा कि मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का चित्त में, चित्त का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, और आत्मा व्यापक में अनुभूत होती है। इस तरह से पूरा प्रत्यावर्तन क्रिया दिखाई देता है। परावर्तन वापस जब उसका परावर्तन आत्मा का बुद्धि पर, बुद्धि का चित्त पर, चित्त का वृत्ति। इसमें दिखा रहा है कि योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, प्लीज वेट व्हाइल वी ट्राई। थोड़ा सा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हाँ, इसमें दिखा रहा। अभी आ गया क्या नेटवर्क? मेरे ख्याल से अभी आ गया होगा नेटवर्क। कोई लिखेगा? ओके, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो उमेद भैया का उत्तर हो गया होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। परावर्तन, प्रत्यावर्तन। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अनीसा दीदी पूछ रही पेज नंबर ओल्ड बुक। दीदी मेरे पास ओल्ड बुक नहीं है इस समय, और नया बुक ही है। इसको मैं क्या करता हूँ कि अगर आप पुराने बुक से भी जाएंगे तो मैं एक एक पेज, जो एक एक पैराग्राफ है ना, उसका अभी मैं एक रिव्यू करता जाऊंगा और आप उसको फॉलो कर लेना। फिर हम लोग जहां से मैं रुकूंगा वहां से फिर आप उसको कर लेना। बेसिकली जब हमारा यहाँ मानव अध्ययन शुरू होता है ना, वहां से आज मैं शुरू करूंगा। अच्छा, सत्य प्रकाश भारत ने बताया पेज नंबर 161, और जो नई किताब है मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ पेज नंबर 115 से, है ना। तो पहली वाली जो बात थी इसमें कि स्थिति, गति, बल, शक्ति के मुद्दे पे छोटे से छोटे, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्थिति गति पे काफी चर्चा किया, बल शक्ति के बारे में चर्चा किया, और इसमें मूल जो बात थी स्थिति गति में कि प्रत्येक इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। और
उसका अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमाणु का अध्ययन करते हैं तो ही हमको व्यवस्था में विश्वास होता है। अगर हमारा परमाणु का अध्ययन पूरा होता है तो हमने देखा कि जब हम परमाणु का अध्ययन कर रहे तो बहुत सारी चीजें उसमें हमने देखा। एक परमाणु को मूल इकाई के रूप में, उसमें निहित अंश, उसका प्रभाव क्षेत्र, उसमें जो चुंबकीय बल के साथ जो शक्ति है ना, ध्वनि ताप विद्युत के रूप में, उसके साथ उसमें आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण का बल, उसके अंदर भार को समझने गए थे तो उसमें ऋणाकर्षण धनाकर्षण शून्याकर्षण, उसी के अध्ययन के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से ये सारा अध्ययन, हम एक छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं उसी के हिसाब से बड़ी, और जैसे जैसे हमारा अध्ययन का विस्तार होता है, हम जो नहीं देख पा रहे हैं, जो बहुत दूर हमारी आकाश गंगा से भी कहीं दूर है, उसका भी हमको एक अनुमान लगता है, और इस तरह से पूरे अस्तित्व में एक व्यवस्था है, इसकी स्वीकृति होती है। और ये जो स्वीकृति है बहुत जरूरी है हमारी, उसका हमने नेक्स्ट लिंक देखा था मन स्वस्थता से। तो मन स्वस्थता के लिए वो अध्ययन जरूरी है। सच्चाई हमको समझ में आए, इसलिए पूरी क्रिया को हम स्थिति गति के रूप में हमने अध्ययन किया। स्थिति के रूप में हमने बल संपन्नता को, और गति के रूप में हमने शक्ति संपन्नता को देखा। जो बल संपन्नता है वो त्वचा सहित व्यवस्था के रूप में, और जो शक्ति है वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देखा। यहाँ तक हम लोगों ने उसके पहले वाले में देखा था। जब हमने इसमें प्रवेश किया तो उसमें जो मुख्य बात है वो है परावर्तन या गति की जो बात कह रहे हैं वो है गम्य स्थली तक पहुंचना। हम जो भी काम करते हैं किसी एक निश्चित गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। तो अभी जब हम परावर्तन प्रत्यावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? किसी एक गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए। मानव का जो अल्टीमेट गम्य स्थली है, अगर हम परावर्तन को देखते हैं तो गम्य स्थली है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था परंपरा का बनना, है ना। उस रूप में हम देख रहे हैं फाइनल जगह पे पहुंचना है, वो अखंडता सार्वभौमता की जगह। यदि हम प्रत्यावर्तन की क्रिया को देखते हैं तो अनुभव तक पहुंचना, सह अस्तित्व में अनुभव होना। तो इस तरह से सह अस्तित्व में जो अनुभव है उसका अगर परावर्तन देखते हैं तो वही बात आती है कि जो 10 सोपानी व्यवस्था है वो और मानव अखंड है, ये पहचान में होना। ये अपने गम्य स्थली की बात हुई। और इस गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए जो मुख्य बात है वो है जीवन में परावर्तन प्रत्यावर्तन को पूरी तरह से समझ पाना। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में जब हम लोग गए थे तो वहां पे हमने क्या देखा कि ये जो परावर्तन प्रत्यावर्तन है उसमें जो परावर्तन है वो समझाने की क्रिया, प्रत्यावर्तन समझने की क्रिया। तो 2 काम हो रहे हैं, समझना और समझाना, दोनों के साथ ये परावर्तन प्रत्यावर्तन जुड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं और समझाते हैं, समझाते हैं और समझते हैं, इस तरीके से है। और इस समझने समझाने के अर्थ में हमने क्या देखा कि मूल बात क्या है कि हर मानव में समझदारी एस्टैब्लिश हो जाए। तो समझदारी के अर्थ में ही सारा हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है। समझदारी को अगले तीसरे जब हम पैराग्राफ में जाते हैं तो बता रहे हैं कि समझदारी एक सामान्य घटना है, एक सहज घटना है, एक साधारण घटना है, और हर मानव है ना उसके लिए तृषित है, प्यासित है। हर मानव में उसकी वांछा है, वो चाहता ही है समझदार होना। तो मानव में चाहत है और अस्तित्व में उसकी डिजाइन है, और हमारे सामने आज प्रस्ताव है, इसलिए हम सब समझदार हो सकते हैं। ये वाली बात आई थी। ये समझदारी किस लिए? तो समझदारी का जो मूल बात था वो है फल परिणाम के लिए, एक निश्चित फल परिणाम के लिए। फल को हमने देखा था इस रूप में, मानवाकांक्षा के रूप में, अभ्युदय के रूप में, सर्वतोमुखी समाधान के रूप में, समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व के प्रमाण के रूप में हमने देखा था फल। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि जो जीवनाकांक्षा उससे पूरी होती है। तो मानवाकांक्षा पूरा होने से क्या हुआ? जीवनाकांक्षा सुख शांति संतोष आनंद की प्राप्ति, मन स्वस्थता का प्रमाण। ये मुख्य बात थी, समझदारी से ये निकला। इसके बाद जो चौथा पैराग्राफ है उसके अंदर बात आई, जो मुख्य फोकस था वो है परावर्तन के ऊपर। इसमें जो ये क्रिया है उसमें 2 मुख्य बात थी। एक तो है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, इसको इसमें हाईलाइट किया गया था। और दूसरी जो बात है कि जो सारा ये जो कार्यक्रम है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, ये कब सही हो पाता है? जब हम हमारे अंदर मूल्यांकन
की क्रिया ठीक हो। मूल्यांकन की क्रिया पे हाईलाइट था उस वाले पैराग्राफ में। और मूल्यांकन का आधार क्या होगा? मानव में मूल्यांकन का क्या आधार है? अखंडता और सार्वभौमता। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही सारा मूल्यांकन सफल होता है, मूल्यांकन सही होता है। नहीं तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष बना रहता है। यदि अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष है, निर्मूल्यन होता है तो जीने में हमारे फिर दोष दिखाई देता है। तो जो जीने में दोष है वो मूल्यांकन के कारण है। मूल्यांकन क्यों नहीं हो पाया मानव का ठीक? क्योंकि मूल्यांकन का जो आधार है वो है अखंडता, सार्वभौमता। इस वाले चौथे पैराग्राफ में हमने देखा था। पांचवें जो पैराग्राफ है उसमें मुख्य जो बात थी वो है मानव किस आशय से, किस लक्ष्य से और किस अपेक्षा के साथ हम जी रहे हैं। तो हमारा जो आशय है सुख के आशय, ये सुख के आशय कैसे पूरा होगा, इस आशय को हम कैसे पूरा करें, उसके लिए एक लक्ष्य बताया, वो है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। और हम किस अपेक्षा में कोई काम कर रहे हैं वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। तो अखंडता, सार्वभौमता यही हमारा अपेक्षा है और लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। और उसका जो फल है ये है सुख। और ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके इसी पैराग्राफ में जो अंतिम बात थी इसमें एक महत्वपूर्ण काम था वो है लोक व्यापीकरण, जिसमें लोक व्यापीकरण में शिक्षा का मुख्य काम है ना। तो शिक्षा और व्यवस्था को बनाना, तो शिक्षा को हम लोग इसमें महत्वपूर्ण देखे थे। अब उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं तो क्या दिखाई देता है कि जो ये समझने समझाने का काम है वो मुख्य रूप से अध्ययन पूर्वक सफल होता है ना। तो अध्ययन के महत्व को उसमें बताया है ना। और अध्ययन के लिए जीने के भी महत्व को बताया। दोनों बातें उसमें बात आई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लगभग वही बात है, जीने के अर्थ में है ना। कार्य, लक्ष्य और प्रयोजन प्रमाण होना, उसकी निरंतरता बने रहना ही जीने का तात्पर्य। उसमें जीने की बात क्या है, जीने का मतलब, उसको उसमें हाईलाइट किया था कि किस तरह से कार्य, लक्ष्य और प्रयोजन प्रमाण होना और उसकी निरंतरता होना, ये जीवन जीने का पूरा फैलाव है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था उसके अंदर मेन जो हाईलाइट है कि वो है विज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता है ना। तो प्रत्यावर्तन, परावर्तन, इसका जो है दोनों के रूप में देखते हैं। तो जो प्रत्यावर्तन का अंतिम उपलब्धि है वो ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता, और जो परावर्तन है वो कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी। तो ये मुख्य बात थी उसके अंदर कि कैसे एक मानव में ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता हो और मानव किस प्रकार से कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी कर पाए। ये उसके बाद वाले पैराग्राफ में था। इसके बाद बात आती है अध्ययन का। तो अध्ययन को उन्होंने किस तरह दो तरीके से बताया है ना। एक तो बताया कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम अनुभवगामी विधि से अध्ययन कर रहे हैं, और जब हम प्रमाण की बात कर रहे हैं तो अनुभव मूलक विधि से प्रमाण की बात कर रहे हैं। इसमें दो बातें मुख्य थी। और उसके बाद बात हुई कि अभी तक फिर हम अध्ययन क्यों नहीं कर पाए, अध्ययन परंपरा में क्यों नहीं हुआ है ना। तो ये बात हुई कि अध्ययन परंपरा में भौतिकवाद के, स्पेशली भौतिकवाद का उसमें नाम लिया था। हम लोग कर्म दर्शन पढ़ रहे हैं तो मूल जो बात है इसमें मानव का अध्ययन नहीं हुआ। हम लोग पदार्थ का अध्ययन किए है ना, ईश्वर केंद्रित अध्ययन हुआ, मानव का अध्ययन नहीं हुआ। मानव के अध्ययन न होने के कारण ही समझदारी नाम की जो चीज है वो मानव के हाथ नहीं लगी। ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता नहीं हुई। और ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न मानव नहीं हुआ, इसलिए जो जीने में सारे तकलीफें हमारी आई। मतलब हम कार्य व्यवस्था और कार्य व्यवहार व्यवस्था का प्रमाण हमको नहीं मिला। उसी जहां हम देख रहे हैं कि मानव का अध्ययन नहीं हुआ, उसमें फिर मानव क्या है इसकी बात, मानव की आवश्यकता, उसकी पूर्ति कैसे होगी, और फिर प्रारब्ध की एक चर्चा ही थी कि किस तरह से मानव का पूरा बनावट है। तो मानव, इसमें मूल जो बात है कि मानव में दो चीजें हैं, एक तो है भौतिक रासायनिक रचना से बना हुआ शरीर और दूसरा है जीवन। इन दोनों के सहअस्तित्व में मानव है और इसका अध्ययन नहीं हुआ। इसमें मूल रूप से जो है जीवन का अध्ययन नहीं हुआ। ये उस चैप्टर में था।
और इसी चैप्टर में फिर इसी पैराग्राफ में आगे जिस तरीके से हम जाते हैं तो उसमें फिर मनाकार को साकार करना, मनस्वस्थता वाली बात थी। तो मनाकार को साकार करने के क्रम में मानव ने आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण ये सारी चीजें बना लिया। मनस्वस्थता वाला भाग अभी खाली है ना, ये वाली बात थी। अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने किया था कल। आज हम चलते हैं उसके आगे, अब हम आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। तो जो अगला है मानव के बाद क्या बात आती है नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्वाभाविक रूप से परिवार। तो जब मानव का हमारा अध्ययन हुआ, अब इसके बाद हम लोग परिवार का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगले पैराग्राफ में परिवार के ऊपर चर्चा है। जागृत मानव परंपरा में वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील विधियां निष्पन्न होती हैं और प्रमाणित होती हैं। तो जागृत मानव में जो 3 चीजें दिखा, जो भी वस्तुएं हैं उसका उपयोग होना, सदुपयोग होना और प्रयोजनशील होना। तो उपयोग परिवार की सीमा में है ना, सदुपयोग अगर कहते हैं तो समाज के अर्थ में, और प्रयोजनशीलता व्यवस्था के अर्थ में। उसको और प्रिसाइजली कह सकते हो जो अखंडता के अर्थ में और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। उस उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता को देख रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन दिया। उपयोगिता अर्थात वस्तु की उपयोगिता की सीमा परिवारगत आवश्यकता के रूप में स्पष्ट होती है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन मानव परंपरा में इसलिए संभव हो गया कि जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, जितना भी उत्पादन करते हैं, उतने को भोग नहीं पाते, है ना। तो अभी इसके पहले आया था प्रारब्ध की वाली बात, इसके पहले वाले पैराग्राफ में, और यहाँ पे दिख रहे हैं कि किस तरीके से परिवार में हम जो उत्पादन करते हैं, परिवार में जितना हमको आवश्यकता उससे ज्यादा परिवार में उत्पादन करने की डिजाइन है। ऐसा क्यों है उसको आगे जाकर एक्सप्लेन भी करते हैं कि किस तरह से जीवन और शरीर दोनों मिलकर के उत्पादन करता है। जीवन अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है, और उत्पादन करने में जीवन और शरीर दोनों मिलकर कर रहा है, जबकि उसका उपयोग करने वाला केवल शरीर है। इसलिए उसके अंदर इनहेरेंट डिजाइन है आवश्यकता से ज्यादा पैदा करने। तो आगे चलते हैं। इसलिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन सूत्र स्पष्ट हो जाता है। यह आवश्यकता से अधिक उत्पादन इस विधि से सहज हो गया कि जीवन में अक्षय शक्ति और बल का होना, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में उत्पादन कार्य संपन्न होना, इसका उपयोग शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के रूप में नियोजित होना, जो सीमित रहना अर्थात जिसकी सीमाएं निर्धारित रहना होता है। तो अभी बताया कि जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन में जीवन जो अच्छा है, बल शक्ति संपन्न है, वो भी लगा है, और शरीर की भी ताकत उसमें लगी है। और जब उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें केवल शरीर का पोषण, संरक्षण, समाज गति के रूप में कर रहे हैं, जो एक सीमित है, जिसका निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए मानव सदा समृद्धि पूर्वक जी सकता है ना। यह स्वाभाविक है। यह अभी मानव परंपरा भ्रमित रहने की स्थिति में भी देखा गया है कि कम से कम लोग उत्पादन कार्य करने में लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करते रहते हैं। जागृति के पहले से ही आवश्यकता से अधिक उत्पादन मानव कुल में संपादित होने का प्रमाण स्पष्ट है ना। कितना सुंदर बात आ गया कि ये कह रहे हैं कि इसकी बनावट ही है। और कब देख रहे हैं? अभी जब परंपरा भ्रमित है वहां भी इसको देखा जा सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो आज धरती पे अगर देखें, जैसे अगर आहार को, फूड को देखते हैं, तो कितना प्रतिशत लोग धरती पे आज उत्पादन में लगे हुए हैं, डायरेक्टली खेती कर रहे हैं, है ना, किसानी से जुड़े हुए हैं या किसी तरीके से अन्य प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर लोग अभी प्रोडक्शन में, अभी हम लोग जितने लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, इसी में अगर हम लोग एक सर्वे करते हैं तो हम में से कितने लोग डायरेक्ट उत्पादन में जुड़े हुए हैं। तो हमको अगर सर्विस पता चलता है तो ज्यादा लोग हम लोग जुड़े नहीं हैं उत्पादन से। इसके बावजूद धरती पे अगर आज अन्न देखें तो जितना मानव है उससे ज्यादा आज उपलब्ध है। कई स्टडी में बताते हैं कि 6 गुना है, और कुछ स्टडी में जो न्यूनतम है वो लगभग, मतलब एक अच्छे ढंग से, है ना,
ठाट बाट से अगर रहने की बात आती है तो भी लगभग 10 बिलियन लोगों के लिए पर्याप्त है ना। उसमें पूरा और भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और नहीं तो अप टू 6 टाइम मोर जितना जनसंख्या है। वो कब, जब इतने कम लोग उत्पादन में जुड़े हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि भ्रमित समय में ही ये देख सकते हैं कि अभी मनुष्य के पास जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा आज के समय में उत्पादन हो रहा है। और वो किसी भी फील्ड में, मतलब खाली खाने में नहीं, आप कपड़े में देख लीजिए, जितने है ना दुनिया में कपड़े बन रहे हैं, आप फोन देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। अगर हम फोन का सही से सदुपयोग किया जाए और हम सब लोग व्यवस्था में, और ये जो फोन है, ये जो कंप्यूटर है, उसका शिक्षा के अर्थ में अगर ठीक से सदुपयोग किया जाए तो आज के ही डेट में बहुत ही ज्यादा एक्सेस है। ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, कोई भी अगर एक चीज देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आज के समय में उत्पादन हो रहा है। और ये तब हो रहा है जब बहुत कम लोग उत्पादन में जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग व्यापार में अभी जुड़े हुए हैं, है ना, डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं जुड़े हुए। उस समय की बात है। ऐसा होते हुए, मतलब अगर इतना ज्यादा है उत्पादन, है ना, तो फिर ऐसा होते हुए फिर ऐसा होते हुए भी भटकने का कारण एक ही है। हमें पढ़ाई में यह बताया जाता है, इसमें बताया जाता है, बोल रहे हैं पढ़ाई में, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा बताया जा रहा है। क्या? आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, इसलिए संघर्ष पूर्वक ही हम अपने आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। अगर मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, तो संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है, शोषण के अलावा कोई रास्ता नहीं है, संग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो संग्रह, शोषण, है ना, ये उसमें होना ही है। तो ये इस तरफ में हमने पूरे शिक्षा में ही इसको इनबिल्ट कर दिया है। और जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए, जो लोग अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हैं, जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर भी यही मान्यता बैठी हुई। आप किसी भी एक सामान्य आदमी से पूछेंगे तो उसको यही लगता है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। तो इस तरह से हमने पूरा मानस ही बना दिया है संघर्ष का, है ना, पूरा संघर्ष ओरिएंटेड शिक्षा को बना दिया है। अब क्या चाहिए? इस शिक्षा का विकल्प, जिसमें मुख्य बात क्या समझ में आती है कि मानव की आवश्यकताएं निश्चित है, और धरती पे जो साधन है वो उसका समृद्धि है, उसकी विपुलता है। हर मानव की आवश्यकता से ज्यादा वस्तु उपलब्ध है। ठीक है, ये उसका उल्टा पढ़ाई में जाने की बात है। इस नजरिए से मानव का संग्रह सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान गया। ठीक है, क्यों ध्यान गया? इसके पहले बताया, संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु न मिलना आवश्यकता को अनंत मान लिया। तो संग्रह सुविधा का तृप्ति मिलता नहीं है, इसलिए क्या मान लिया कि आवश्यकताएं मानव की अनंत है। यही भटकाव और भ्रम का आधार है। इस चक्कर से हम तभी छूट पाएंगे जब यह स्पष्ट और प्रमाणित हो जाए कि हर परिवार की आवश्यकता सीमित है। ये तभी होगा जब हर परिवार की आवश्यकता सीमित है और आवश्यकता पूरा करने की संभावना ज्यादा है। जीवन शक्तियां अक्षय हैं, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही उत्पादन होता है। शरीर की आवश्यकता सीमित है। इस नजरिए से समृद्धि की ओर हमारा ध्यान जाता है। इसका स्रोत परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना ही है। तो इतने मुद्दे पे ध्यान जाना चाहिए। क्या क्या मुद्दा आ गया इसके अंदर? ये जो परिवार है उसमें आवश्यकताएं सीमित है। ये सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का संभावना है। ऐसा संभावना क्यों है? क्योंकि जो उत्पादन है उसमें जीवन शक्तियां, है ना, जो अक्षय हैं, और उसके साथ साथ शरीर, दोनों मिलकर के उत्पादन हो रहा है। जबकि ये जो वस्तु उससे मिला वो केवल शरीर के आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है। इस तरह से समृद्धि। अगर दूसरा भी देखें तो प्रकृति में भी आप अगर एक बीज डालते हैं
तो उसमें कई बीजों में, है ना, कई फल में वो मल्टीप्लाई होता है। और लंबे समय तक अगर आपने एक आम का पेड़ डाल दिया, है ना, एक बीज से बहुत सारे उत्पादन होते रहते हैं। तो प्रकृति में भी वो डिजाइन है और मानव के अंदर भी वैसे ही डिजाइन, दोनों तरफ है डिजाइन। जो प्रकृति में अगर आप देखते हैं पशुओं में, तो उसमें उत्पादन करने का डिजाइन नहीं है, ये मानव ही उत्पादन करता है, मानव उत्पादन के लिए है। पशु में उत्पादन नहीं, डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करता, वो जो है प्रकृति में उसको ले लेता है। उक्त विधि से परिवार की आवश्यकता निर्धारण परिवार में ही एक या एक से अधिक व्यक्ति परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, कितना सुंदर। अगर परिवार में मान लो 10 लोग हैं, तो कितने लोग चाहिए उसको पूरा करने के लिए? एक आदमी पूरा कर सकता है, इतनी समृद्धि है। और एक नहीं तो थोड़े बहुत और 2-3 मान लो, इतने लोग पर्याप्त है। और हमको अच्छे तरीके से याद है जब बाबा जी ने हमको बोला कनाडा आने के लिए, और हम लोग आ रहे थे तो बैठे थे उनके साथ, तो बोले कि महेंद्र एक बात ध्यान रखना। तो हमने पूछा बाबा जी क्या? तो बोले देख बेटा, समृद्धि के लिए हमको बहुत थोड़ा सा सुविधा चाहिए, और इस सुविधा को बहुत थोड़े से प्रयास से पाया जा सकता है। ये उनका एक सजेशन था। फिर हमसे पूछे कि तुम्हारे पास जमीन है, उसमें झाड़ है कि नहीं है, खेती करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें। और उसमें फिर बात निकल कर आई कि समृद्धि के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हमको अभी याद आ रही कि किस तरीके से जो हम समृद्धि को इतना बड़ा मान लिए और पूरा एक पूरी दुनिया का फ्लो, है ना, उस ओर हमने बढ़ा दिया है, और उस समृद्धि के नाम पे हम कहीं और चले गए हैं, ना। सुविधा संग्रह जिसको बाबा जी कह रहे हैं, उससे इतनी समस्या धरती पर हर लेवल पे आ चुकी है और मानव तृप्त नहीं है। इसका सिंपल सा समाधान है परिवार में। तो परिवार में क्यों हो पा रहा है? क्योंकि परिवार में जो हमारे भाव हैं, भाव पक्ष का तृप्ति होता है, इसलिए अभाव से हम वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। यदि हमारे भाव पक्ष का तृप्ति हुआ है ना, मूल्य के अनुसार हम जी पा रहे हैं, हम सुखी हैं, तो सुखी व्यक्ति का जो आवश्यकता है वो सीमित ही है, और इसलिए उसको पूरा करना बहुत आसान है। आगे चलते हैं। समझदार परिवार होने के उपरांत एक ही परिवार में 2-4 व्यक्ति ऐसा उत्पादन क्षमता वाले हो जाते हैं। तो हर परिवार में 2-4 व्यक्ति होते ही हैं जो उत्पादन कर सकते हैं। जब परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, तब समझदार परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित होने का सौभाग्य उदय होता है। तो सौभाग्य का मतलब है सर्वसुख में, है ना, सर्वसुख के अर्थ में जो कार्य व्यवहार है वो सब सौभाग्य के अर्थ में है। तो जो सर्वसुभ है उसको हम देख सकते हैं, सर्वसुख उदय हो सकता है कब? जब परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित हुआ, तो उससे ही सर्वसुख उदय हो सकता है। इससे यह परिवार जनों के लिए प्रसन्नता और विश्वास से संपन्न होना बन जाता है। इसलिए परिवार में प्रसन्नता और विश्वास ये दोनों होता है। परिवार के हर सदस्य अपने में विश्वास करने योग्य हो जाते हैं। तो परिवार में हर सदस्य कब विश्वास करने योग्य होता है? जब उस परिवार में समाधान है और समृद्धि है। समाधान और समृद्धि के अभाव में कोई भी परिवार ना तो प्रसन्न हो सकता है, ना उसमें विश्वास आ सकता है। तो जो विश्वास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विश्वास का एकमात्र आधार है कि परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, इसी से विश्वास होता है। स्वयं में विश्वास होने से श्रेष्ठता का सम्मान होता है। अगर स्वयं में विश्वास है तब श्रेष्ठता का सही पहचान हो पाता है, श्रेष्ठता का सही मूल्यांकन हो पाता है, श्रेष्ठता का सम्मान हो पाता है। और श्रेष्ठता को हमने किस रूप में देखा? श्रेष्ठता को हम मूल रूप से चेतना के स्तर पे देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा? जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठता को 3 लेवल पे देखा, मानव चेतना के रूप में, देव चेतना के रूप में, दिव्य चेतना के रूप में।
समझदारी का प्रमाण होना, समझदारी संपन्नता के प्रमाण में व्यक्ति का व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होने का प्रमाण अपने आप में उदय होता है। इस तरह से हम व्यवहार में सामाजिक मतलब समझदारी संपन्न होते हैं, व्यवहार में सामाजिक होते हैं और व्यवसाय में स्वावलंबी होते हैं। कहाँ पे? परिवार में। ये सब क्या है? स्वायत्त मानव के गुण है। एक मानव स्वायत्त मानव कहाँ हो सकता है? अकेले में नहीं हो सकता है। अकेले में मानव की स्वायत्तता स्थापित नहीं हो सकती है। तो मानव जब भी स्वायत्त होगा वो किसी परिवार में ही हो सकता है, और हर मानव स्वायत्त मानव होना ही चाहता है। हम किसी की अधीनता में जीना नहीं चाहते हैं। तो स्वायत्त मानव परिवार में होता है। और परिवार कब बना? जब उसमें समाधान और समृद्धि ये दोनों लक्ष्य पूरा होता है। ऐसी उदयशीलता मानव के ज्ञानावस्था की इकाई होने का फलन है। ये क्यों हो पा रहा है मानव स्वायत्त? क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, और ज्ञानावस्था की इकाई का जो फल है यही है कि हम मानव स्वायत्त मानव हो सकते हैं। स्वायत्त मानव का मतलब हम स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, ये पांचों मानवीय सत्वों से हम सब संपन्न हो सकते हैं। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है। तो क्या कह रहे हैं अब आगे कि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है, इसलिए दर्शन ज्ञान निरंतर है। अस्तित्व निरंतर है इसलिए दर्शन ज्ञान निरंतर है। जीवन निरंतर है इसलिए जीवन ज्ञान निरंतर है। मानवीय आवश्यकता निरंतर है इसलिए मानवीय आवश्यकता ज्ञान भी निरंतर है। इन्हीं ज्ञान राशि के आधार पर विवेक संपन्न विज्ञान संपन्न विवेक विधि से जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य प्रमाणित होने की विधि का निश्चयन करना ही संपूर्ण सहअस्तित्ववादी प्रबंध शास्त्र विचार और दर्शन है। यही अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन है। तो अब इसी को पूरा करने के लिए इसी के अर्थ में विवेक संपन्न विज्ञान और विज्ञान संपन्न विवेक, इससे क्या होता है कि मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है। इससे जीवन लक्ष्य जो है जीवन लक्ष्य पूरा होता है। इसका निश्चय किस तरह से कर रहे हैं? वो है सहअस्तित्ववादी जितने भी बाबा जी ने वांग्मय लिखा है। सहअस्तित्ववादी वांग्मय में 4 मोटे भाग हैं। एक तो है प्रबंध किसको कह रहे हैं? संविधान। जो हमारा संविधान है, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान, वो है प्रबंध। शास्त्र, विचार मतलब वाद, और दर्शन। सो दर्शन, वाद, शास्त्र और संविधान। इस अर्थ में ये चारों भाग में हमारा पूरा जो ज्ञान पक्ष है वो पूरा होता है। जो विवेक है, विज्ञान की बात है, ये पूरा संपन्नता होता है उससे। और यही क्या है? अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान या मध्यस्थ दर्शन। इसी को मध्यस्थ दर्शन बोल रहे हैं। इस क्रम में हर आयाम में दर्शन, विचार, शास्त्र, ज्ञान से संपन्न होने की अनवरत संभावना बनी है। तो निरंतर ये संभावना बनी है कि हम सब इस क्रम में हर आयाम में, है ना, दर्शन, विचार, शास्त्र, ज्ञान से संपन्न होने की अनवरत संभावना है, निरंतर संभावना है। इसलिए मानव परंपरा का जागृत होना एक अवश्यम भावी स्थिति है। मतलब मानव जागृत होगा ही, ये वाली बात आ गई। मतलब ये भविष्य में जब हम अवश्यम भावी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं, है ना, भविष्य में ये ऐसा घटित होगा, ऐसा कह रहे हैं। इसके लिए अस्तित्व सहज प्रेरणा ज्ञानावस्था के मानव में प्रमाणित है, नित्य प्रभावी है। तो इसके लिए प्रेरणा भी है ना, मानव में अस्तित्व सहज प्रेरणा है और ये नित्य प्रभावी है। हर मानव ऐसा चाहता ही है, हर मानव समझदारी को चाहता ही है। हर मानव अपने को समझदारी मानता है, भले ही वो समझदार ना हो, फिर भी किसी भी अवस्था में वो अपने को समझदार मानता है, क्योंकि आदमी नासमझ है, वो उसको स्वीकार नहीं है। इस क्रम में ही मानव का अभ्युदय प्रमाणित हो जाता है। तो इसी तरह से जो जीवनाकांक्षा है वो है अभ्युदय, और वो प्रमाणित हो जाता है। मतलब क्या है कि समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व जो मानव लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका प्रमाण मिल जाता है।
मानव का अभ्युदय अपने स्वरूप में सर्वतोमुखी समाधान अर्थात संपूर्ण समाधान के रूप में ही प्रमाणित हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण समाधान है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान और विवेक सम्मत समाधान निर्णयों के रूप में निकलती है। तो ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान और विवेक सम्मत समाधान निर्णयों के आधार पर निकलती है ना। यह अजस्र क्रिया है, अनवरत सदा सदा क्रिया है। यह अजस्र है, अनवरत है, सदा सदा है, ऐसा बना हुआ है ना। तो इस तरह से इसमें समाधान, अभ्युदय, समाधान सहज एक निरंतरता है इस पूरे कार्यक्रम में। यहां तक हमारा परिवार का बात पूरा हो गया। अभी तक जो बात हुई, पहले मानव की बात पूरी हुई और यहाँ पे आकर के परिवार की बात पूरी हुई। अब इस परिवार से जुड़ा हुआ नेक्स्ट जो बात आती है वह है समाज। तो आगे हम लोग अब समाज का अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो बात अभी तक कही गई इसका समाज से कैसे लिंक है। इसमें शायद कुछ क्वेश्चन आंसर भी लगता है कि लोगों ने किया है, तो मैं क्या करता हूं कि पूरा चैप्टर हो जाता है तो अंत में क्वेश्चन आंसर को लेता हूं। यह तथ्य स्पष्ट हो गया। तो परिवार पूरा हो गया, अब समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगले पैराग्राफ में। यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव समझ के आधार पर परावर्तन होने के क्रम में अनुभव प्रमाणों को प्रस्तुत करता है, जिसके फलन में जीवनाकांक्षा महत्वाकांक्षा प्रमाणित होना स्पष्ट है। ठीक है, तो उसी के फल में परावर्तन होने के क्रम में है ना, अपने अनुभवों के प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। उस क्रम में क्या बात निकल कर आई, क्या चीज स्पष्ट हुआ? जीवनाकांक्षा और मानवाकांक्षा दोनों प्रमाणित हुआ। इंटरनेट चल रहा है क्योंकि आज यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम लगता है मेरे को है, शायद चल ही रहा होगा। कोई लिखेगा, कोई लिखिए। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू सो मच विपिन भाई जी, चल रहा है। इसके साथ यह भी स्पष्ट होता है कि अनुभव मूलक विधि से समझे हुए को समझाने, सीखे हुए को सिखाने, किए हुए को कराने की विधियां अनुभव मूलक परावर्तन से सार्थक होती है। इसी क्रम में जो कुछ भी मानव का उत्पादन है वह उसका परिवार की सीमा में उपयोग, समाज के अर्थ में सदुपयोग और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजनशील होना इंगित हो चुका है। यह भी इंगित हुआ है कि मानव की आवश्यकताएं शरीर पोषण संरक्षण समाज गति की सीमा में है। समाज गति अपने में अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का संयुक्त गति है। अखंड समाज अपने में पहले से तो स्पष्ट हो चुका है। तो जो हमारे परिवार में जो उत्पादन हुआ, तो जो उत्पादन चूंकि परिवार में क्या हमने देखा कि परिवार में एक समृद्धि है, जो आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन हुआ, तो जो शेष है उसका हम क्या करेंगे? सदुपयोग मतलब उसको हम अखंड समाज के अर्थ में, शिक्षा के अर्थ में उसका नियोजन, और दूसरा क्या है? उसका प्रयोजनशीलता, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में उसका नियोजन। इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार में ही उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता तीनों रूपों में हर परिवार अपने जो भी भौतिक चीजें हैं उसका नियोजन करता है, और इस तरह से एक परिवार दूसरे परिवार आपस में जुड़ करके एक समाज और अखंडता तक और उसके साथ फिर सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचते हैं। अगले पैराग्राफ में हम लोग समाज से फिर व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। सभी परिवार समाधान, समृद्धि, संपन्नता के उपरांत वस्तुओं को कहाँ नियोजित करेंगे, यह प्रश्न समान रूप में उदय होता ही है। इसमें यह इस प्रकार से अनुभव किया गया है कि मानव परिवार में
समाधान समृद्धि संपन्न होने के उपरांत उपकार प्रवृत्ति उदय होती है। तो उपकार प्रवृत्ति तभी उदय होती है जब परिवार में समाधान समृद्धि स्टैब्लिश हो गया। समाधान समृद्धि की उपलब्धि के बाद ही उपकार करना बनता है। और उपकार को कैसे हमने देखा, समझे हुए को, जो भी हम समझे रहते हैं उसको समझाने के रूप में, सीखे हुए को सिखाने के रूप में और किए हुए को कराने के रूप में हमने उपकार को देखा। समझदार परिवार का जन प्रतिनिधि ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी करेगा। समग्र व्यवस्था में भागीदारी कौन करेगा? उसके लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है, समझदार परिवार का जन प्रतिनिधि। समाज गति के लिए जो कुछ भी वस्तुएं नियोजित होती हैं, ये सब समृद्ध परिवार से ही प्रदत्त रहता है। तो जो समाज गति है उसके लिए जो कुछ भी है ना, सोसाइटल प्रोग्रेस जो है, उसके लिए जो कुछ भी वस्तुएं चाहिए वो कहाँ से नियोजित होती हैं? वो है समृद्ध परिवार से। वही उसको प्रदान करता है, समृद्ध परिवार ही प्रदान करेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कम से कम कनाडा में और बाकी जगह तो ये देख ही सकते हैं कि हम सुबह उठ जाते हैं, हम लोग काम पे जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट किए, काम पर गए। काम पर गए किस लिए गए? पैसा कमाने गए। तो अभी हम समाज में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? समाज में इसलिए जा रहे हैं कि वहां से हम कुछ लेकर अपने घर ले आएंगे। तो अभी हम सभी सब घर से, है ना, कोई अकेला रहता हो, साथ में रहता हो, हर आदमी समाज में जा रहा है ना, वहां से कुछ लेकर अपने घर में ले आने के लिए। अभी यहाँ क्या उसका उल्टी बात कर रहे हैं, यहाँ घर में पैदा होता है और समाज में वो कुछ देने के लिए जा रहा है। समाज में वो देता है, समाज से लेने के लिए नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये समृद्धि जो है परिवार में है। तो परिवार अब देने की जगह पे खड़ा हो गया। किसको? उत्पादित वस्तुओं को, पैसे को नहीं। पैसा का लेना देना अभी तो चल रहा है, लेकिन जो वस्तुएं हैं वो मनुष्य को मूल रूप से चाहिए, पेपर मनी नहीं चाहिए। तो वस्तुएं परिवार में उत्पादित होंगी और आवश्यकता से अधिक होंगी। अपनी आवश्यकता जितनी उतना उसका पूरा हो गया, जो शेष है उसका सदुपयोग होना, शिक्षा और समाज के लिए लगाना और उसका प्रयोजनशीलता सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में लगाना। इस तरीके से व्यवस्था बनेगा। यहाँ तक हर हालत में, अर्थात कितने भी जागृत होने के उपरांत भी नियोजन होता ही है। तो यहाँ तक नियोजन होगा ही। इस प्रकार समाज गति के साथ ही व्यवस्था को मानव प्रमाणित कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सोसाइटल प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस होने के साथ ही व्यवस्था प्रमाणित होगी। अगर ऐसा नहीं है तो व्यवस्था प्रमाणित नहीं हो सकती है। व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ एक जन प्रतिनिधि किसी परिवार का ही रहेगा। अब क्या कह रहे हैं कि जो व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ जन प्रतिनिधि कहाँ का होगा? कोई परिवार का होगा। तो परिवार से जन प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ये मुख्य बात है। तो परिवार से जन प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जो जन प्रतिनिधि है उनके शरीर का पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए जितने भी वस्तुएं चाहिए वह सब समझदार समृद्ध परिवार द्वारा प्रदत्त रहेगा। तो उनके खाने पीने का सारा प्रबंध, उनकी जो भी आवश्यकता है उसका सारा प्रबंध कहाँ से होगा? परिवार से होगा। अभी क्या हो रहा है, हम व्यवस्था में इसलिए जा रहे हैं, बहुत जगह तो ऐसा होगा कि अच्छा इनकम है, एक फिक्स्ड इनकम, और उसका इनकम बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी इस वाले व्यवस्था में हम व्यवस्था से कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था में अपना नियोजन कर रहे हैं, व्यवस्था में लगाते हैं। ये अगेन अलग ढंग से व्यवस्था को देखने का प्रयास है। तो ही समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इस प्रकार हर परिवार से समाज गति में भागीदारी, योगदान और वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन अपने आप में सुनिश्चित रहता है। इसी स्थिति गति में वैभवित जागृत मानव परंपरा के रूप में होना पाया जाता है। तो इस तरह से जागृत, क्या बोल रहे हैं कि इसी स्थिति गति में,
तो अब यहाँ पे फिर से स्थिति गति की बात आ गई, और आपको याद ही होगा स्थिति गति की हम बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे थे कि स्थिति का मतलब है स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इस तरह से परिवार में मानव जो है मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। तो वही हम इस अब पूरा यहाँ पे जो स्थिति गति को हम लोगों ने शुरू किया था, यहाँ पे आकर वो बात पूरी हो पाती है, किस तरह से स्थिति गति की जो पूर्णता है यहाँ पे। आगे है, अभी यहाँ तक हम लोगों ने अब व्यवस्था की बात कर ली। तो सबसे पहले हमने मानव का अध्ययन किया, फिर परिवार में देखा, और उसके बाद समाज, और फिर व्यवस्था। अब आगे हम लोग चल रहे हैं व्यवस्था से फिर परंपरा की ओर। अगला जो कनेक्शन है परंपरा, तो अगला पैराग्राफ में अब परंपरा कैसे बनेगी उसकी बात आगे आ रहा है। जागृत मानव सहज परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाकलाप विधा में कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रस्तुत किया गया। तो क्या करें, जागृत मानव सहज परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाकलाप विधा में कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रस्तुत किया गया। तो उस रूप में सारे बात प्रस्तुत है। परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाओं का मूल आशय हर मानव अर्थात हर नर नारी में स्वस्थ, सुंदर, सुखद, सौभाग्य, संपन्नता पूर्वक जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ में पहचाना गया। तो हर नर नारी एक स्वस्थ, सुंदर है ना, सुंदर वही है जो प्रयोजन के अर्थ में सब सुंदर है, और सुखद, सुखद का मतलब है जो मानव लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व, तो उसका प्रमाण, उसका परंपरा, वो सारा सुखद। सौभाग्य, जो भी सर्व सुख के अर्थ में हम कार्य व्यवहार करते हैं सभी सौभाग्य का बात है। तो ये संपन्नता पूर्वक जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ में पहचाना गया है। परम सौभाग्य को हर मानव में जागृति, समझ, ज्ञान, विज्ञान, विवेक के रूप में पहचान होना एक सहज क्रिया है। ठीक है, तो परम सौभाग्य को किस रूप में, जागृत मानव में जागृति, समझ, ज्ञान, विज्ञान, विवेक के रूप में पहचान। सुखद स्थिति गति का प्रमाण समाधान, समृद्धि पूर्वक परस्पर पहचान होना, है ना, विश्वास होना पाया जाता है। सुखी होने का विश्वास भी समाधान, समृद्धि के आधार पर ही हो पाता है। मैं सुखी हूं, आप कैसे कहेंगे भी मैं सुखी हूं? तो ये जो मैं सुखी हूं इसका विश्वास कैसे होगा? तो इसका विश्वास तभी होगा कि मैं सुखी हूं, ये मेरे में विश्वास तब आता है जब मैं समाधान, समृद्धि के आधार पर जी रहा होता हूं। यदि समाधान, समृद्धि नहीं है तो मैं सुखी हूं, इसका विश्वास नहीं हो सकता है मानव में। सुंदरता को हम जागृत मानव परंपरा में व्यक्तित्व के रूप में पहचानते हैं। व्यक्तित्व अपने में समझदारी के अनुरूप किया जाने वाला आहार, विहार, व्यवहार ही है। तो जो सुंदरता को कैसे पहचाना, व्यक्तित्व के रूप में, और व्यक्तित्व को कैसे पहचाना, आहार, विहार, व्यवहार के रूप में। और किस तरह का आहार कह रहे हैं, मानवीय आहार, मानवीय विहार, मानवीय व्यवहार, है ना। अभी हम लोग एक छोटा सा गड़बड़ी, आहार की गड़बड़ी से दुनिया में अभी बहुत बड़े बड़े जो बीमारियां, इंक्लूडिंग कोरोना, है ना, उसके पहले भी आप कई सारी बीमारियों का अध्ययन करेंगे तो उसके मूल में कहीं न कहीं आदमी का अभी आहार में व्यतिरेक है। आदमी, अपनी मानव जाति अभी आहार को सुनिश्चित नहीं कर पाई। और जब यहाँ आहार की बात कर रहे हैं तो खाली शाकाहार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल शाकाहार का मुद्दा नहीं है। शाकाहार तो है ही, है ना, पशु भी शाकाहार करता है। इस आहार के पीछे एक मानसिकता है ना, ये जो मानवीय मानसिकता है उसके साथ आहार। तो मानवीय मानसिकता के साथ आहार, तो आहार को मानसिकता के साथ जोड़कर देखना। विहार एक मानवीय मानसिकता के साथ विहार, है ना, मानवीय मानसिकता के साथ व्यवहार। तो मानसिकता मुख्य बात है। यही जो मानसिकता है वो हमारे आहार, विहार, व्यवहार जो भी हम चयन कर रहे हैं उससे मैनिफेस्ट होता। तो हमारी असली सुंदरता जो है ना, वो जीवन की सुंदरता है, शरीर की सुंदरता नहीं है। अभी हम लोग जो
मुख्य रूप से सुंदर पहचानते हैं, या वो हम लोग अभी शरीर के आधार पर पहचानते हैं, जबकि सुंदरता का मूल जो रूप है वो जीवन में है, और वो जीवन में जो सुंदरता है वो मानवीयता पूर्ण जो मानसिकता है उसमें निहित है। जो अमानवीयता पूर्ण मानसिकता है, जो अमानवीय मानसिकता है, पूर्ण नहीं सॉरी, जो अमानवीय मानसिकता है वो सुंदरता नहीं है। ठीक है, तो ये तीन बातों से ही सुंदरता है ना, और ये तीन बातें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, इसी से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यवहार सेवन से संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति सहित संबंधों का सेवन होता है। तो व्यवहार सेवन से क्या होता है? व्यवहार सेवन से संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति सहित संबंधों का सेवन होता है ना। संबंधों का जो है आस्वादन, संबंधों में हम निर्वाह करना, संबंधों में जी पाना, ऐसा हो पाता है। ऐसे सेवन में सेव्यता और सेविकीयता दोनों समाया रहता है ना। तो ऐसे सेवन में क्या है? सेव्यता भी है और सेविकीयता भी है। तो सेव्यता क्या है? जो व्यवहार के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो सेव्यता है ना, जो भी उसमें संबंध मूल्य भाव वो, और सेविकीयता ये जो व्यवहार करने की क्रिया, दोनों उसके साथ शामिल है, दोनों के साथ ही व्यवहार हो पाता है। सेव्य सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध प्रयोजनों के अर्थ में निर्वाह किया जाना बनता है। तो कह रहे हैं कि जो सेव्य सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध, सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध, तो जो सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध प्रयोजनों के अर्थ में निर्वाह किया जाता है। तो जो सेवा है वो जिसमें हम अपने तन मन धन को पूरी तरह से लगाते हैं, है ना, किस अर्थ में? दूसरे की सहायता के अर्थ में, परस्पर अभ्युदय के अर्थ में। तो ये जो सेवा विद्या है ये संपूर्ण संबंध प्रयोजनों के अर्थ में निर्वाह किया जाता है। तो ये पूरा प्रयोजन से जुड़ा हुआ है। फल स्वरूप प्रयोजन का सेवन होता है। इस तरह से हम प्रयोजन का सेवन कर पाते हैं। प्रयोजनों का मुख्य रूप जागृति व्यवस्था में मानव और आकांक्षा का प्रमाण ही है। तो प्रयोजनों का मुख्य रूप क्या है? जागृति है, व्यवस्था में मानव का होना, और ये जो उसकी आकांक्षा है समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, उसका प्रमाण। इन प्रयोजनों के अर्थ में ही संबंध को पहचानना समझदारी की महिमा है। समझदारी की बात क्या है? कि प्रयोजनों के अर्थ में संबंध को पहचानना। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? शरीर के साथ संबंध को पहचानना। तो ये जो शरीर के साथ संबंध को पहचानना एक बात हो गया, और प्रयोजन के साथ संबंध को पहचानना दूसरी बात हुई। तो जो प्रयोजन के साथ संबंध को पहचान लिया, हर संबंध में, हर संबंध को प्रयोजन के अर्थ में पहचान लेना ही समझदारी है। इसी को समझदारी नाम दे रहे हैं। मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता से समझदारी ईमानदारी और भागीदारी पर्यंत जो अध्ययन प्रयोग और प्रमाण वैभव है केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। तो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता से क्या? समझदारी ईमानदारी और भागीदारी पर्यंत जो अध्ययन प्रयोग और प्रमाण वैभव है केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। तो समझदारी का मतलब क्या है? ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, है ना। ईमानदारी का मतलब हो गया इसमें उस जो ज्ञान विवेक है उसके साथ निर्णय ले पाना, सही निश्चयन कर पाना, है ना। और फिर भागीदारी की बात आती है, इसमें जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, उसको पहचान पाना, उसका वहन कर पाना, उसका निर्वहन कर पाना। तो इस रूप में हम देखते हैं कि हमारा अध्ययन प्रयोग और प्रमाण का वैभव है केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। ये कहाँ प्रमाणित होता है? ये समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी भागीदारी वो केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। यह सर्व मानव में से के लिए समान है, और ये सभी मानव में से के लिए समान है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, दुर्बल हो पतला हो, गोरा हो काला हो, धरती के किसी भी अंगभूत देश में हो, काल में हो,
सभी मानव में समझदारी की संभावना, उपलब्धि की संभावना, समीचीनता समान है। तो कहीं भी हो, आदमी कैसा भी हो और कहीं भी हो, किसी भी समय में हो,